Hi, good morning to all my medical aspirants. Okay, today we are going to start from where we have ended to the previous class. तो देखो बेटा, हमने एटॉमिक रेडियस समझ लिया था और आयनिक रेडियाई समझ लिया था. अच्छा ये बताओ, आपके अगर जितने ज़्यादा आपके प्लस चार्जेस होंगे किसी भी एक एलिमेंट पे, तो उसकी साइज़ छोटी होगी या बड़ी होगी? द साइज विल बी स्मॉलर. और सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज आपकी कौन सी होगी जिसपे आपके सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि उनमें क्या हो रही है, आपकी इफेक्टिव जो आपके न्यूक्लियर चार्ज हो रही है उसकी कैपेसिटी कम हो रही है टू होल्ड दी इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रही है, होल्ड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमारी जो एलिमेंट है या फिर कह सकते हैं जो एटम है उसकी साइज इंक्रीज कर जाती है ना. और मेडिएटर वाले आपके कौन से होंगे, जो नॉर्मल आपके एलिमेंट्स होते हैं. अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ तो कुछ इस तरह मैं कर सकती हूँ, जैसे कि O2 माइनस ज़्यादा होगी, O माइनस से फिर O, देन O प्लस और O2 प्लस. हाँ ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है नो, बट हाँ मतलब लाइक एक एग्जाम्पल है बेटा, आपके एग्जाम्स में इसी तरीके से आता है. ठीक है, जैसे फिर N3 माइनस N और N प्लस, इस तरीके से. ठीक है, सो लेट्स रिमूव दिस. आज समझेंगे हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मतलब आयंस को बनाने में जो एनर्जी का इस्तेमाल होता है. लेट्स स्टार्ट. तो देखो ये क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं. अब देखो ये क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है पता है आपको? कोई भी रिसर्च अगर एक मतलब इन फ्यूचर अगर आप जैसे कोई नेस्ट, आप लोग में से कोई अगर नेस्ट में के लिए अपेयर हो रहे हो या फिर सोच रहे हो कि आप बैचलर से ही रिसर्च फील्ड में जाओ टू बिकम अ साइंटिस्ट, ऑफकोर्स मतलब हर इंसान का सपना ये नहीं होता है कि मैं डॉक्टर ही बनूँ. देयर आर लॉट्स, तो उसके भी आपके नेस्ट के एग्जाम होते हैं. हाँ येस, देयर इज़ अ वेरी लॉ, मतलब बहुत ही कम नंबर में सीट्स है, लाइक 300 समथिंग, बस इतने ही है सीट्स, 2 ही कॉलेज ही है. तो वहाँ पे आपकी क्या होती है, तो क्वांटिटिव रिसर्च. हाँ तो मैं इस क्वांटिटिव रिसर्च की बात कर रही थी. तो आपके जो भी रिसर्चर्स होते हैं ना या फिर जो भी साइंटिस्ट होते हैं, दे वांट यू टू चूज़, मतलब आपको एक टॉपिक मतलब चूज़ करना होता है खुद से, एंड दे वांट यू कि आप कुछ क्वांटिटिवली लो, क्योंकि क्वांटिटिव का मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है. आप अगर कुछ भी वैसा रिसर्च करते हो तो क्वांटिटी वाली अगर लेते हो तो लॉट ऑफ मतलब नंबर्स उसमें कैलकुलेट हो जाएंगे. जैसे आप बता सकते हो कि आप 10 लाख को हेल्प कर रहे हो, या फिर आपकी जो रिसर्च बेस्ड है वो कितने लोगों के काम आ सकती है. तो कभी भी किसी भी टॉपिक में ज़्यादातर कोशिश क्या करो, क्वांटिटिवली जाने के लिए. ये सेम आपके एजुकेशन में भी होती है. जैसे देखो, आप सोचते हो कि मुझे क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए तो मेरी नीट क्रैक हो जाएगी. चलो मैं फॉर एग्जांपल बहुत बच्चों का देती हूँ. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फ्रॉम अ वेरी गुड इन वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स और वेरी गुड फैकल्टीज. दैट वाज अ क्वालिटी. अब क्वांटिटी तो बच्चा दे नहीं रहा है, टाइम बच्चा नहीं दे रहा है, भले उसको फैकल्टीज मिल चुके हैं, बट ही इज़ नॉट गेटिंग हिज एफिशिएंसी. वो अपनी इफिशियंसी को तो दे नहीं रहा है, तो हाउ दे विल गेट द सेलेक्ट, वो कैसे सेलेक्ट हो जाएगा? टीचर वहाँ जाके लिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट. तो आपकी क्वांटिटी बहुत ज़रूरी होती है. क्वालिटी पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर भी सकते हो, बट क्वांटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे खाना, बच्चे जैसे अब मेस में खाना जब शुरू करते हैं, वहाँ क्या मिलती है? क्वांटिटी तो चलो मिल जाती है, क्वालिटी नहीं मिलती है. तो सर्वाइव करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? क्वांटिटी. रिसेंटली आई रियलाइज दिस, गुड थिंग टू रियलाइज आई थिंक, कि क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अ क्वालिटी. लोग क्वालिटी के पीछे नहीं भागते, लोग क्वांटिटी के पीछे भागते हैं कि आप इतना कर सकते हो, हाँ तो ठीक है. क्वालिटी थोड़ी अगर मैनेजेबल भी हो जाती है, इट्स नॉट दैट मच बिग इशू. अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो जो आपकी क्वांटिटिव जो मेजर होती है, इसमें आपकी टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और इससे क्या होती है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. डैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेंगे जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमारे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से, मतलब उसके ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एनर्जी हमें लगी. जैसे कि मान लेते हैं आपका एटम है सोडियम. ठीक है, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है ना. तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे करके Na+ बना रहा है, तो उसको Na से Na+ जाने में कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब उसको कितनी एनर्जी दी जाए जिससे वो क्या करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. दे मस्ट बी ना. वैसे ही क्लोरीन, अगर अदर वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो जो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है आपकी किसी भी एलिमेंट, तो एंथैल्पी चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा H फॉर एनी रिएक्शन. जैसे कि X गैस हो सकती है, X+ गैस, और इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करते हैं. तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हमने फॉर्मेशन के लिए क्या किया, इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए वी लूज द इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसका यूनिट आपका होता है किलो जूल पर मोल. समटाइम्स इसकी SI यूनिट पूछी जाती है. ठीक है, सो रिमेंबर इट.
और साथ ही साथ इसको डिफाइन कर सकते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, जब एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है क्या, उसमें से सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मतलब उससे जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं तो दैट विल कम द सेकेंड। वैसे ही थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसी तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है आपकी आती रहती है। तो एनर्जी जो होती है हमारे हमेशा रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए किसी भी एटम में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी और ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा हायर होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि फर्स्ट को निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू सेकेंड, क्योंकि डिफिकल्ट होता है रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिटिवली चार्ज आयन से एक न्यूट्रल एटम को देन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। मतलब न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, लेकिन चार्ज्ड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। सेम वे हमारे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो और भी ज़्यादा होगी सेकेंड से। मतलब अगर इसका कंपैरिजन दिया जाए तो IE1 आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड, तो इसमें से सबसे ग्रेटर कौन सी होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। मतलब IE3 विल बी मोर देन IE2, IE2 विल बी मोर देन IE1। और जो टर्म आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर इसको क्वालिफाई नहीं किया तो इसे हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मान लेते हैं। मतलब मान लो आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है डिनोट द आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ में है, तो देन यू हैव टू कंसीडर इट एज अ फर्स्ट। उसको मान लो कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, आपके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। नाउ मूविंग फर्दर, तो आपके जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना एलिमेंट्स के, उसमें बस एटॉमिक नंबर्स अप टू 60 यहाँ पे आपको कुछ प्लॉट किए गए हैं, और पीरियोडिसिटी जो होती है ग्राफ की वो स्ट्राइक करते रहती है। तब आपको देखने को मिलेगा कुछ मैक्सिमम आपके नोबल गैसेज से काफ़ी ज़्यादा, जिसमें आपके क्लोज इलेक्ट्रॉन सेल्स है वो बहुत स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। तो चलिए अदर हैंड अगर मैं देखूँ तो मिनिमम आपकी कब रहती है, जब अल्कली मेटल्स और उनके लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पीज हम को रिलेट कर सकते हैं उनके हाई रिएक्टिविटी से, है ना। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका कम होगा, जिसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कोई अगर एटम है वो इजीली रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट मतलब कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो दे सकता है या ले सकता है, तो हम एनर्जी क्यों ज़्यादा दे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्या कर सकते हैं, वो खुद ही सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ पढ़ सकता है, तो क्या उस पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स नॉट। वो खुद ब खुद कर लेगा, आपको बहुत ज़्यादा उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इतना समझदार होते हैं। तो यहाँ देखो कुछ हमारे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं आपके एलिमेंट्स के सेकेंड पीरियड के, ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ आपको दिखाया गया। तो एटॉमिक नंबर ये रहा, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब देखो एक चीज़ मुझे बताओ, बेरिलियम से कम है बोरॉन का, ऐसा क्यों। अब याद करो बेरिलियम का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, इसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p1 होता है। तो इसलिए बोरॉन में जो p ब्लॉक में है, क्योंकि उसको क्या मिल जाएगा, स्टेबल कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दे देगा, बट बेरिलियम नहीं देना चाहेगा। इसलिए आपकी जो एनर्जी लेवल को दिखाई गई है, अब इसमें एक यही एक्सेप्शन है, आपको यही याद रखना है कि इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो लिथियम से ज़्यादा होगा किसका, बोरॉन का, बोरॉन से ज़्यादा होगी बेरिलियम की, बेरिलियम से ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन की, ठीक है, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की, देन फ्लोरीन एंड देन नियन। बस इसके पीछे रीज़न यही है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स जिस तरीके से बॉन्डेड होते हैं वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि देखो नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3, मतलब वो क्या है, हाफ फिल्ड है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देना चाहेगा। बट ऑक्सीजन पे अगर मैं आती हूँ तो इसमें क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p क्या 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज आउट करते हैं। तो ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। अब इस जो भी पीरियड में, जैसे ये सेकंड पीरियड का दिखाया, वैसे ही थर्ड में भी जाओगे तो इसमें भी वही एक्सेप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिथियम के बाद बोरॉन आ गया है, तो सेम उस नेक्स्ट वाले में भी आपके वही आएंगे, ठीक है, थर्ड पीरियड में भी। और अगर मैं आपके अल्कली की बात करूँ, देखो अल्कली मेटल्स में क्या होता है, तो लिथियम का क्या होगा सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, क्योंकि रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सीजियम सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जिसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करना चाहेगा उसको हमें एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं है, सो वी डोंट हैव टू गिव दैट मच एनर्जी।
तो बस इस तरीके से समझ के अगर बनाओगे ना क्वेश्चन, बेटा गलत हो ही नहीं सकता। आई कैन अश्योर यू, ये सब क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, सच बता रही हूँ, ये सब नहीं गलत होता है, ये सब बहुत ईजी पार्ट होता है आपका। अब देखो वेरिएशन हमारे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज में एक एटॉमिक नंबर फॉर यूनिट 1 to 20। तो वही देखो हीलियम, लिथियम, पूरा नियॉन तक, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक तरफ है, ये दोनों ऐसे, अब बीच बीच में बस ये वेरिएशन शो किया गया है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे क्या, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो जनरली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, और डिक्रीज कर रही है कहाँ पे, जैसे हम ग्रुप में जा रहे हैं। तो ऐसा ही हो रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और रिस्पेक्टिवली अगर हम देखें एलिमेंट सेकेंड पीरियड के लिए भी, तो फर्स्ट ग्रुप जो होती है पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही होती है। तो आप अप्रिशिएट करोगे किस चीज़ को, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस जो है ये क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है। अब कैसे, तो समझते हैं इस ट्रेंड्स को। एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे, अब याद करो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पीरियड के लॉन्ग बढ़ रहा था कि घट रहा था, घट रहा था, है ना। डैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस ट्रेंड्स को समझने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। पहला कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द न्यूक्लियस, मतलब हम इस चीज़ को समझे कि जो हमारे न्यूक्लियस से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड है। देखो रटने से नहीं होता है, ये सब चीज़ को बस समझे रहोगे ना तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि रिपल्सन कितना है इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के बीच में, तो डैट्स द मोस्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर आपको यहाँ पे बेटा देखने को मिलेगी। कैसे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम में होता है वो लेस देन एक्चुअल चार्ज होता है उस न्यूक्लियस को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शिल्डिंग और स्क्रीनिंग। जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी हमारे न्यूक्लियस से इंटरवेन करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, और उसके बाद फिर आउटर सेल में अगर कुछ है तो ये जो बीच के 1s2, 2s2 ये सब क्या काम करेंगे, आपके शील्डिंग, स्क्रीनिंग। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग का काम करते हैं, जो कि आपके अट्रैक्शन को कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो 2s इलेक्ट्रॉन जो है इन लिथियम वो शील्डेड है किससे, न्यूक्लियस से, तो इनर कोर 1s इलेक्ट्रॉन से, जो बात मैंने आपको बताया। तो इसके रिजल्ट में आपका क्या होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगी वो एक्सपीरियंस करेगी क्या, नेट पॉजिटिव चार्ज, जो कि लेस देन होगी आपकी क्या, एक्चुअल चार्ज, मतलब +3 से। तो इन जनरल जो होती है शील्डिंग इफेक्ट जो होती है क्या इफेक्टिव होती है जब हमारे ऑर्बिटल्स अगर इनर सेल्स वाले क्या होते हैं आपके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। और ये सिचुएशन हमारे किस केस में होती है, तो एल्कली मेटल्स में, जिसमें एक सिंगल आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन होती है, और जैसे ही अगर वो दे देगी इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या बन जाएगी, एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी। तो उसके लिए एनर्जी हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ही कम। वैसे ही अगर हम मूव करें लिथियम टू फ्लोरीन, तो ये सेकेंड पीरियड के अक्रॉस, तो हमें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होते चलते रहे हमारे ऑर्बिटल्स में, सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पे। तो शील्डिंग जो होगी न्यूक्लियर चार्ज में इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं करेगी और कंपनसेट करेगी अपने इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो अक्रॉस पीरियड जो हमारे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं तो वो शील्डिंग को क्या करते हैं, आउटवेट कर देते हैं, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होती है ये हमारी और भी टाइटली हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है पीरियड के अलॉन्ग वो बढ़ते ही जाता है, ना कि घटते जाता है। वैसे ही अगर हम डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा इज इंक्रीजिंगली, मतलब फादर न्यूक्लियस से वो काफ़ी क्या होती है, दूर होती है। इसका मतलब हमारे शील्डिंग जो होते हैं आपके न्यूक्लियर चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स में इनर लेवल्स पे काफ़ी बढ़ा देती है। तो जैसे ही हमारे शील्डिंग जो होता है आउटवेट कर देते हैं किसके, इंक्रीजिंग हमारे न्यूक्लियर चार्ज को, और रिमूवल जो होता है हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का काफ़ी ज़्यादा लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे आपके एक्सप्लेनेशन है वाई इज दिस हैपनिंग, जो मैंने एक सिंपल से भाषा में बेटा बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको ध्यान में है, आपको एटॉमिक नंबर ही याद है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लोगे। जब वो लिख लोगे तो फिर क्या कर सकते हो, आपको ये पता चल जाएगा क्या ये ईजिली इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। अगर दे सकता है तो क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और अगर नहीं दे सकता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फिर और आप साथ में क्या नोटिस करोगे कि जो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बोरॉन Z5 वो स्लाइटली कम होती है एज कम्पेयर टू बेरिलियम, ठीक है, क्योंकि इसके पास ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज
होती है इसलिए। सेम हम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पर कंसिडर करें तो एस जो इलेक्ट्रॉन होती है वो अट्रैक्टेड होती है न्यूक्लियस से ज़्यादा एज कम्पेयर टू पी इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही बेरिलियम जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, रिमूव कर पाती है आयनाइजेशन में एस इलेक्ट्रॉन्स में, वेरस जो इलेक्ट्रॉन्स होती है हमारी रिमूव करती है आयनाइजेशन बोरॉन से पी इलेक्ट्रॉन से, इसलिए हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम चाहिए होता है। बस इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। वैसे ही सेम आपके इस रूल को, हाँ इस रूल को याद कर लो, हंट्स रूल, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन वाला दिया गया, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम में क्या होते हैं 3p इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है, इन डिफरेंट सब एटमिक। ऑक्सीजन में क्या होती है 4p 2p इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सेम 2p रिजल्टिंग की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है और नाइट्रोजन नहीं देती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है डेल्टा एच, जो कि वैल्यू करती है आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट्स मतलब सोडियम मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन के लिए दी गई है। प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट डेल्टा एच वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू दिस और दिस kg मोल, जस्टिफाई योर आंसर। अब बताना है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम के मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में आएगा तो किसके क्लोज होगी। अब देखो सोडियम का तो ये है, मैग्नीशियम का ये है और ये आपके सिलिकॉन का है। अब याद करो जो वाला मैंने ये अभी एग्जाम्पल दिया था, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो नियॉन, नियॉन के बाद 3s2 3p1, मतलब p से क्या होगा इजीली आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हो, तो आपके क्या होंगे ये ज़्यादा क्लोज किसके होंगे, सोडियम वाले मतलब एनर्जी के पास, इसलिए क्योंकि जो 570 द वैल्यू जो हमारा है एल्यूमिनियम का वो क्या होता है लोअर होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसलिए इसका क्या होता है कम होता है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो थोड़ा सा ऑनलाइन में मुझे भी प्रॉब्लम है, मैं ऑफलाइन में इससे बेटर हूँ, मुझे मतलब मुझे भी कभी कभी लगता है मैं बहुत अच्छे से शायद नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ, बट आई ट्राइड, सो आई होप यू विल गेट इट। तो समझ में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में समझते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी आई थिंक समझ में आ गई होगी, अक्रॉस द पीरियड आपकी क्या होती है वो इंक्रीज करती है, बस एक्सेप्शन आपका किस में है बेरिलियम बोरॉन एंड आपके ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में है, ठीक है। वैसे ही आपके वो पीरियड में चलते ही जाएंगे, फिर आपके ग्रुप्स के अलॉन्ग क्या होती है डिक्रीज करती है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमिक रेडियस। ये याद रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, देखो एटमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी, बस इतना ही याद रखना, ठीक है, डन, ओके। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, मतलब एक न्यूट्रल गैसियस एटम है जैसे X है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे तो उसे हम लोग क्या बोल रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन्स तो दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और कन्वर्ट कर देते हैं एक नेगेटिव आयन में। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होती है इसमें हम प्रोसेस को डिफाइन करते हैं क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा EgH। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ये क्या करती है मेजर करती है कि कौन ईजिली अपने एनायंस को बना लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे एलिमेंट पे, जैसे कि प्रोसेस होती है इसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं एटम में, या तो आइदर ये एंडोथर्मिक होगी और एक्सोथर्मिक, मतलब या तो ये हीट को लेगी या फिर हीट को जनरेट करेगी। तो बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स हो जो कि क्या करती है एनर्जी को रिलीज करती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्रुप आपके 17, मतलब जो भी हेलोजेंस होते हैं इनके पास बहुत ही ज़्यादा हाई क्या होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही अगर ये एक क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेंगे तो ये क्या करेंगे एक नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जैसे देख लो अब समझ लेते हैं, दिया ही नहीं है इसका, ओहो चलो कोई बात नहीं। और ये यहाँ रिप्रेजेंटेड होते हैं आपके हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव में, ठीक है, बट हाँ पॉजिटिव भी होते हैं क्योंकि नोबल गैसेस के आपके पॉजिटिव रहते हैं। अब बताओ अगर इस तरीके से आप रिलेट कर करके अगर आप पढ़ते हो ना बेटा आप नहीं भूलोगे, पता नहीं कैसे भूल जाते हो, भूलोगे ही नहीं, थोड़ा सा मन से पढ़ लो, देखो तो ऐसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ से आपकी क्या होती है एक स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं। दूसरी साइड अगर हम देखें तो नोबल गैसेस के पास क्या होते हैं लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है
वो एंटर कर चुकी होती है नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बन जाएगी, उसमें हम क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज जो होती है काफ़ी लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती है टुवर्ड अपर राइट हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो अब चलो एक चीज़ बताओ, इसको देख करके क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है, गेन एंथैल्पी अक्रॉस द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना, डिक्रीज कर रही है। माइनस चार्ज बस लगा है, क्या होगा, चलो देखो आगे। अब देखो वेरिएशन जो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज एलिमेंट्स में, ये काफ़ी कम सिस्टमेटिक होती है एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें जनरल रूल यही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है हमारी मोर नेगेटिव होती है, जैसे ही क्या करती है, इंक्रीज करती है एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड, मतलब ये क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इसकी ओर बढ़ते ही जाती है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होती है, इंक्रीज करती है हमारी लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, एंड कंसिक्वेंटली क्या होता है, ईजियर होता है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना एक स्मॉलर एटम में, क्योंकि एडेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एवरेज हमारे क्लोजर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास में रहते हैं। वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी से क्या देख सकते हैं, तो ये लेस नेगेटिव होती है जैसे ही हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, क्योंकि जो साइड ऑफ एटम होता है वो इंक्रीज करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो एडेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या रहेंगे, काफ़ी फार्दर रहेंगे हमारे किससे, न्यूक्लियस से। तो ये जनरली हमें देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे O और F काफ़ी लेस नेगेटिव होता है हमारी सक्सीडिंग, क्योंकि इनमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो एडेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे कैसे हो जाएंगे हमारे n=2 जो हमारे क्वांटम लेवल है, और ये सिग्निफिकेंट रिपल्सन होंगे दूसरे एटम से, बट ये क्या होंगे, अपने नोबल कन्फिग्रेशन को अडाप्ट कर लेंगे, दैट्स वाई दे कैन ईजिली ऐड द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि यहाँ पे दिया गया हुआ। तो नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है ना, अलॉन्ग दी पीरियड, और अलॉन्ग दी ग्रुप नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट ये याद रखना नेगेटिव वैल्यू, बट जहाँ आपकी पॉजिटिव आ जाएगी तो पॉजिटिव में जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरीके से दिया जाता है कि नेगेटिव वाली क्या होगी, ठीक है, तो इसको गलत नहीं करना होगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच इज़ द लेस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, मोस्ट नेगेटिव, यहाँ क्या दे दिया है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी और लीस्ट किसकी होगी। तो अब देख लेते हैं क्या है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपकी देखो लीस्ट जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, फॉस्फोरस की होगी, और मोस्ट नेगेटिव जो होगी आपकी क्लोरीन की होगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन में क्या होगी, आपकी ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर देगी, ऐड कर लेगी, और फॉस्फोरस में ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए ओके। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कल करें, हाँ कल ही करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते, उसके बाद आई थिंक शायद तो अब फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, इसके बाद तो मैंने जो पढ़ाया था, हाँ उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। आई होप आप लोग देखो इस पे बेटा जितने भी क्वेश्चंस होंगे कर लेना। अगर जिसके पास क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, अगर डायरेक्ट आप गूगल पे भी जाओगे, आप सर्च करोगे PYQs ऑफ क्लासिफाई ये पीरियोडिसिटी के आपके सारे क्वेश्चन आप मिल जाएंगे, ठीक है। और जिसे नहीं मिलेंगे मेल करो मुझे, मेरे पास एक PDF सबकी प्रेजेंट है, आई विल शेयर विथ यू। मेरे पास लिंक ही मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ से पूरे केमिस्ट्री का ही मिल जाएंगे आपको। सो ओके, बाय बाय। क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि क्वेश्चंस बनाओगे तो समझ में आएगा कि हाँ समझे या नहीं समझे। सो ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू यू।